सुजल शाह. Present, sir. Okay, present. Very good. Veda Dhimmar. Veda Dhimmar. Monish Malik. Rana Henil. Chaudhary Adit. Present, sir. Chaudhary Adit. Present, sir. Okay. Nandini Barrett. ओके नंदिनी इज प्रेजेंट. मैंने देख लिया. ठीक है. नंदिनी बैरेट इज प्रेजेंट. यक्ष बदानी. Present, sir. ओके. देवांश वोरा. Present, sir. ध्वनि चौधरी. Present, sir. प्रीत पटेल. Present, sir. एल्वीना वसावा. Present, sir. देवांग जलावाडिया. Present. क्रिश सोलंकी. देव बलोडिया. Present, sir. विशेष पटेल. प्रेरक टेलर. Present, sir. रौनिक गामित. Present, sir. विजय पटेल. नैति चौधरी. Present, sir. परवा चौधरी. प्रिंस राठौड़. Present, sir. गौरव वटानी. जिया पटेल. Present, sir. वेरी गुड. जिया पटेल आ गई. तन्वी चौधरी. Present, sir. वंश पटेल. वंश पटेल अभी तक नहीं आ रहा है. पता करो इसका कोई. नेक्स्ट हर्ष पटेल. Present, sir. निदीक्षा पांड्या. निदीक्षा भी काफी क्लासेस से नहीं आ रही है. हुसैन पठान. व्रज गामित. जस्टिन गामित. Vraj Gamit, present. Present, sir. जस्टिन गामित. Justin Gamit, present. प्रियांशु जरीवाला. Vraj Gamit, present. ठीक है. व्रज गामित की Vraj प्रेजेंट. Gamit, present. ओके. तीनों की प्रेजेंट हो गई है. ठीक है. गामित हेतवी. दक्ष चौधरी. तन्वी परमार. Present, sir. तन्वी परमार. मीत गामित. चलो किसका अटेंडेंस रह गया आप जल्दी से बताओ. बी फास्ट. किसका अटेंडेंस अभी रह गया जल्दी से बता दो फटाफट. यस सबका हो गया. वेरी गुड. चलो लेट्स बिगिन द क्लास. Sir, Modi's Malik बाकी है. मोनिश मलिक बाकी है. ओके मोनिश मलिक का लगा दिया. वेदा धिम्मार आ Sir, गई. Veda Dimma. हाँ वेदा धिम्मार भी लगा दिया. प्रेजेंट हो गया. चलो राणा हैनिल. क्रिस सोलंकी. विशेष पटेल. विजय पटेल. परवा चौधरी. इनमें से कोई नहीं आया ना अभी तक. वंश पटेल. निदीक्षा पांड्या. हुसैन पठान. गामित हेतवी. तन्वी परमार. मीत गामित. ये सारे एब्सेंट है. इनमें से कोई आया नहीं ना अभी तक. ओके चलो. वेदा धिम्मार का प्रेजेंट हो गया है. मोनिश मालिक का भी हो गया है. चलो तन्वी परमार हैज ऑल्सो ज्वाइन. ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास.
लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, कौन बताएगा? Unbalanced force. वेरी गुड. वी वर डिस्कसिंग अनबैलेंस फोर्स. वेरी गुड. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. आप लोगों को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया सबको? चलो आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे. वेरी गुड. कितने लोग वीडियो देखते हैं घर पे जाके? कितने लोग वीडियो वॉच करते हैं घर जाके? सर मैं. वेरी गुड. गामित प्रतीक हैज ऑल्सो ज्वाइन. चलो आज हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा था, याद करो. लास्ट क्लास में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था. व्हाट इज इनर्शिया? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? यस, इनर्शिया क्या होता है? जोर से बोलो. व्हाट इज इनर्शिया? याद करो, जब मैंने आपको कल पिछली क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी मूविंग कार में जाते हैं या मूविंग ट्रेन में जाते हैं तो जब एकदम से ब्रेक लगता है तो हमें झटका लगता है ना. हाँ, वो झटका क्यों लगता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या होता है आज हम इसको डिफाइन करेंगे. इनर्शिया इज डिफाइंड एज, पहले इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. It is the tendency of a body. It is the tendency of a body to oppose or resist any change in its state of rest or uniform motion ठीक है. इनर्शिया क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. देखो, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कोई बॉडी रेस्ट में है या तो कोई बॉडी मूव कर रही है. सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी. अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हमारा सोने का ज़्यादा मन करता है तो हम चाहते हैं कि हम सोते ही रहें. किसी का खेलने का बहुत ज़्यादा मन करता है, जैसे पबजी आप गेम खेलते हो, पता नहीं अभी पबजी बैन हो गई थी शायद, अभी पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही. पबजी बैन हो गई थी क्या? हाँ सर, बैंड हो गई. हाँ, बैन हो गई. तो देखो, अब पबजी ना लोगों ने इतना खेला कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. तो ये भी एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी है. अगर कोई बॉडी कोई काम कर रही है तो वो वही काम करना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना दे. तो एक्सटर्नल फोर्स, अब यहाँ पे कौन आ गया? गवर्नमेंट का लॉ आ गया, गवर्नमेंट का नियम आ गया कि पबजी पे बैन लगा दो. मोदी, है ना, मोदी ने क्या बोला? पबजी पे बैन लगा दो. तो पबजी पे बैन हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ा क्योंकि इंटरनली तो हमें अक्ल आ नहीं रही थी, हमारा दिमाग तो काम कर नहीं रहा था,
हमें तो बस पबजी का भूत सवार था, रोज पबजी 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 करते रहते थे। मोदी ने क्या किया, पबजी को बैन कर दिया, तो हम लोगों को अक्ल आ गई कि हाँ भाई पबजी के बाहर भी कोई दुनिया है, देयर इज वर्ल्ड बिसाइड पबजी ऑल्सो। सो दिस टेंडेंसी, किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है कि वो वही काम को करते रहे, वही काम को करते रहे, वही काम को करते रहे, इसको बोलते हैं इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। जब तक उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी आके एक्ट ना करे तब तक वो अपनी टेंडेंसी को चेंज नहीं करती है। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बिल्कुल सेम है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आई एम राइटिंग हियर Newton's first law is based on law of inertia. Newton's first law is based on law of inertia. Now what is law of inertia or what is Newton's first law? So I am going to define Newton's first law also. We are going to define this law. Newton's first law states that if a body is in rest, it wants to remain in rest. It wants to remain in rest. And if body is in motion, it wants to remain in motion. It wants to remain in motion unless or until it is compelled by some unbalanced external force. This is the Newton's first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई नहीं करूं। जैसे कोई वैन आपकी मूव कर रही है ना, तो कोई बस आपकी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहना चाहती है, जब तक आप उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करते तब तक वो आगे मूव करती रहती है। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक इज योर एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे कारपेट की मैं बात करूं, सो आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो कारपेट होते हैं, घर के बाहर आप लोग कारपेट बिछाते हो कि नहीं बिछाते? सो घर के बाहर जो आप कारपेट बिछाते हो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत सारे, कई कई जगह पे दिखाई देते, कई कई जगह पे नहीं भी दिखाई देते, लेकिन होते बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स। अब ये आपको कब फील होंगे, ये डस्ट पार्टिकल्स आपको कब फील होंगे, जब आप इसको जोर से बीट करोगे। आप एक बैट ले लो और उस बैट से इस कारपेट को जोर से बीट करो। इस बैट से जब आप इसको बीट करोगे सो आपके डस्ट पार्टिकल्स देखो हवा में उछलने लगेंगे। सो व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक और एनी बैट, द फाइबर्स ऑफ कारपेट कम इन मोशन। सो होता क्या है, फाइबर्स, जो कारपेट के जो फाइबर्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। जैसे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, जब हम इसको बीट करते तो हमने क्या दिया, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इसको प्रोवाइड किया। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, सो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कारपेट के जो फाइबर्स होते हैं, कारपेट जिस मटेरियल से बना होता है वो मोशन में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। जैसे ही वो फाइबर्स मोशन में आ जाते हैं तो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या होने लगते हैं,
डस्ट पार्टिकल्स की टेंडेंसी तो अभी भी रेस्ट में ही है ना। डस्ट पार्टिकल्स चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें, हमें कोई परेशान ना करे, क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स ये चाहते हैं, आपको डस्ट पार्टिकल्स बन के अगर मैं कारपेट के अंदर बिठा दूं, सपोज करो, सो आप ये चाहोगे कि मुझे कोई परेशान ना करे, है ना, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स की ये इच्छा होगी कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने बैट से इस कारपेट को बीट करना स्टार्ट किया, तो ये कारपेट के जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे के सारे फाइबर्स मोशन में आ गए। अब जैसे ही वो फाइबर्स मोशन में आ गए और वो मूव करने लगे, सो डस्ट पार्टिकल्स क्या हुआ, बाहर की तरफ निकलेंगे ना। डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा। समझ आई बात? समझ आई? हाँ, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स असली में ऐसा चाहते नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई कारपेट से बाहर निकाले। क्या कोई भी आदमी चाहेगा कि उसको अपने घर से कोई बाहर निकाले? कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि कोई मुझे अपने घर से बाहर निकाले। वैसे डस्ट पार्टिकल्स का घर कहाँ पे? कारपेट में है। तो कारपेट से वो निकलना नहीं चाहते, तो वो इस मोशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फाइबर्स उसके मोशन में आ गए, तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या चाहेंगे कि हम इस मोशन को अपोज करें। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी विच सेज दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वॉन्ट्स टू रिमेन इन रेस्ट। उसको कोई भी परेशान नहीं करे। चलो, ये इनर्शिया का एग्जाम्पल था, मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक बुलेट को फायर किया, ठीक है, एक बुलेट को मैंने फायर किया और बुलेट v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। दिस इज योर बुलेट। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, वेरी गुड। तो बुलेट जैसे ही मैंने फायर किया, तो बुलेट जाके एक विंडो से टकरा गया। यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, दिस इज अ विंडो पेन। तो ये बुलेट आपका इस विंडो से टकरा गया और ये ग्लास का विंडो था। ये ग्लास के विंडो से आपका बुलेट टकरा गया। सो जब ग्लास के विंडो से कोई बुलेट टकराता है तो क्या होता है बताओ? यस, दिस इज द ग्लास विंडो। सो ग्लास विंडो से जब आपकी कोई बुलेट टकराती है तो ये ब्रेक हो जाता है ग्लास, क्योंकि मटेरियल किसका है? ग्लास का मटेरियल है। इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। So when the bullet strikes the window pane, only a small portion of the window pane where the bullet strikes come in the motion because of the bullet makes contact with the pane. So होता क्या है असल में, जब बुलेट इस विंडो से टकराती है तो इस बुलेट का कुछ पोर्शन ही है, ये वाला पोर्शन इसके कांटेक्ट में आता है, ग्लास के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ग्लास के कांटेक्ट में तो सिर्फ इतना सा ही पोर्शन आएगा। जब ये बुलेट सपोज करो यहाँ पे टकराएगी तो इसकी टेंडेंसी कैसी होगी? देखो, इस तरह से मैंने बुलेट बना दी। सो जब ये आपकी बुलेट टकराई तो इसका कुछ पोर्शन ही इसके कांटेक्ट में आया। ऐसा तो नहीं कि पूरी बुलेट कांटेक्ट में आ गई। अ पोर्शन ऑफ द बुलेट विल कम इन कांटेक्ट विद दिस ग्लास, लेकिन वो बहुत तेजी से आता है, इसकी वेलोसिटी बहुत ही फास्ट होती है। सो होता क्या है कि ये वाले पोर्शन में तो मोशन आ जाता है और ये मोशन जो है इतना फास्ट होता है कि ये रेस्ट ऑफ द पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है तो सपोज करो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको इतना तेजी से झटका लगता है, ये बेचारा रेस्ट में बैठा था। सपोज करो आप एक पार्टिकल बन के इधर बैठ जाओ इस पॉइंट पे, तो आप अभी रेस्ट पे हो।
लेकिन जैसे यहाँ से बुलेट स्ट्राइक करी इस पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट पे इतना तेज़ी से इम्पैक्ट किया कि ये सारा का सारा मोशन इस पार्टिकल को झटका लगा जोर से। बेचारा रेस्ट में बैठा था, आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था, लेकिन जैसे ये बुलेट फायर हुई तो इसको इतना तेज़ी से झटका लगा कि इसका चकना चूर हो गया, बेचारा चूर चूर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स बैठे थे ये सब ब्रेक डाउन हो गए, है ना। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे सपोज करो एक थिएटर है और थिएटर में किसी क्रिमिनल ने कोई बम का प्लानिंग किया और उसने एक पॉइंट पे बम जाके रख दिया। ठीक है, अब बम के आसपास के जो लोग होंगे वो तो बेचारे भरते की तरह बैंगन बन जाएगा उनका, तो क्या बन जाएगा, बैंगन का भरता बन जाएगा उनका। बैंगन। हाँ तो मतलब कहने का मतलब ये है जो आसपास के सराउंडिंग मीडियम होती है उसको उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा फील होता है कि वो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो पूरे मीडियम में ट्रांसमिट होगा, इसलिए आपका पूरा का पूरा ग्लास का विंडो ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो शो होगा वो इस रीजन में शो होगा जिस पॉइंट में आपका बुलेट ग्लास के साथ कांटेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। सो ये इनर्शिया की वजह से ही ऐसा हुआ। अभी ए पार्टिकल चाहता था कि मेरे को कोई रेस्ट से हिलाए नहीं, क्योंकि मैं तो रेस्ट में हूँ। ए इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास ओनली बट इट इज एट रेस्ट, सो इट वॉन्ट्स टू रिमेन इन रेस्ट। बट हुआ क्या, अचानक से कोई अनबैलेंस फोर्स आ गया, कोई अनबैलेंस बुलेट आ गई और इस बुलेट ने जोर से इसको धक्का मारा और बेचारा ए को परेशान कर दिया और ए वाला पार्टिकल जो है वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो मैंने किसी ट्री को जोर से हिलाया, है ना। आपने देखा है जब आपको फ्रूट्स तोड़ने होते हैं ट्री में से तो आप क्या करते हो, उस पेड़ को जोर से हिलाते हो, या फिर अगर आपको कोई फ्रूट्स निकालने होते हैं तो आप यहाँ पे जोर से पत्थर मारते हो। पत्थर तो मारे होंगे आपने, गांव में रहते हो तो पत्थर मार के बेचारे फ्रूट्स को तो तोड़ा ही होगा आपने, है ना। हाँ, सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हो, आपका ये जामुन का पेड़ आपने देख लिया, आपने जोर से एक पत्थर मारा यहाँ पे, सो पत्थर जैसे ही यहाँ पे लगा तो ये जामुन आपका नीचे गिर गया। ठीक है, इस तरह से आपने जामुन खाए होंगे, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। सो जामुन तो बेचारे रेस्ट में थे, जामुन तो चाहते थे कि हम पेड़ के साथ ही लटके रहें, लेकिन हुआ क्या, इस आदमी को जामुन खाने का मन हुआ और इससे देखा नहीं गया कि जामुन आराम से लटके हुए पेड़ पे, इसने क्या किया, जोर से खींच के एक पत्थर मारा और ये जामुन नीचे गिर गए। तो जामुन चाहते नहीं थे नीचे गिरना, है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वो फॉल हो गए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे वो फॉल हो गए, जबकि असली में वो ऐसा चाहते नहीं थे। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सबने कॉइन देखा होगा, है ना। कॉइन कैसा होता है, अरे कॉइन आप उछालते हो ना टॉस करने के लिए, 1 रुपए का सिक्का, सिल्वर कलर का होता है, 1 रुपये का कॉइन। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो टॉस को उछालते तो जरूर है ना। सो अब होता क्या है, a pile of 1 rupee coin remain intact when the lowest coin is in the pile is struck quickly by a knife। ठीक है, अब आपने एक और गेम भी देखा होगा कॉइन को उछालने से ज़्यादा, ये वाला गेम ज़्यादा पॉपुलर है। सपोज करो मैंने एक ग्लास लिया और उस ग्लास के ऊपर एक ताश का पत्ता रखा, दिस इज 1 कार्ड, प्लेइंग कार्ड, और उसके ऊपर मैंने कॉइन रख दिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा घर पे। दिस इज योर प्लेइंग कार्ड, अगर नहीं किया तो आज जरूर करना। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है और आप लोग घर में कर सकते हो। कितनों ने किया है?
यस, कितने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है? अरे बोलो तो सही, चुपचाप क्यों बैठे हो, बोलो कुछ। नहीं किया? मैंने भी किया था, वेरी गुड। किया मैंने। हाँ, नो सर। नहीं किया तो आज कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। इस कार्ड को जैसे ही आप फ्लिकर करोगे, मतलब उंगली से जैसे आप स्ट्राइकर को मारते हो ना, साइकिल तो वहाँ। हाँ, जैसे आप स्ट्राइकर को मारते हो वैसे ही आप इस कार्ड को मारना अपनी उंगली से, और देखना ये जो कॉइन है वो सीधा नीचे जाके फॉल करेगा ग्लास में। ओके। दिस कॉइन विल फॉल इन द स्ट्रेट लाइन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास जार। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसको समझो। जैसे ही आपने इस कार्ड को मोशन में दिया तो ये जो कॉइन था वो रेस्ट पे था, है ना। तो कॉइन ड्यू टू इनर्शिया, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it wants to remain in rest, so coin wants to remain in rest, that's why it falls in a straight line. कॉइन मोशन में नहीं आया क्योंकि इनर्शिया की वजह से कॉइन जो था आपका रेस्ट में रहना चाहता था। तो ये जो कार्ड है आपका प्लेइंग कार्ड है वो एकदम फटाक से आगे निकल जाएगा और कॉइन आपका सीधा नीचे आके गिरे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख लेना। इट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। चलो अब इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन अ रोड, पैसेंजर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। अब होता क्या है, सपोज करो आप बस में जब जा रहे हो, हाँ सर, मैं बैठा था इसमें। बस में बैठे थे, हाँ सर। और बस में जब जा रहे हो सीधे सीधे आप जा रहे हो, एकदम से कोई शार्प टर्न आया और आपकी बस ऐसे मुड़ गई। एकदम से कोई शार्प टर्न आया और आपकी बस ने ऐसे मोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ फील होगा। अगर आपने फील किया है, सपोज करो बस जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, अब बस इज मूविंग वेरी स्पार्ट, बहु स्पीड में कोई बस जाए छे और एकदम से कोई टर्न उसने ले लिया इस पॉइंट पे। ए पॉइंट से जब वो सी पॉइंट पे पहुंची तो टर्निंग पे आपने कुछ फील किया होगा। यस, यस सर। आपको एक झटका लगता है सेंटर की तरफ, हाँ सर, लगता है ना, हाँ। एक सेंटर की तरफ आपको झटका लगता है जब बस एकदम से फास्ट जा रही है और एकदम से टर्न लेती है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। Inertia of motion। हाँ, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या हो गई है, अभी हमारी टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में चलने की हो गई है, क्योंकि इतना डिस्टेंस मैंने स्ट्रेट लाइन में कवर किया, तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन में चलने की। लेकिन अचानक से कोई कर्व आता है तो मेरी बॉडी को वो कर्व के अकॉर्डिंग नेगोशिएट करने में टाइम लगता है ना। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। मेरी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में चलने की आदत हो गई थी, तो वो एकदम से शार्प टर्न को बियर नहीं कर पाई, तो इसलिए उसको झटका लगा सेंटर की तरफ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन का। सपोज करो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, एक थ्रेड से हम स्टोन को लटका देते हैं और उसे गोल गोल घुमाते हैं। हाँ, यस 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 सर, यस यस, एक बार मैंने। खेला है कि नहीं खेला? इसको क्या बोलते हो आप लोग गुजराती में? लंगर, लंगर, लंगर बोलते हो। हाँ, तो जब आपने लंगर खेला होगा तो आप लोग क्या करते हो, स्टोन को रस्सी से बांधते हो और जोर जोर से गोल घुमाते हो हवा में। सो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपका स्टोन रस्सी से अलग हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे टेंजेंशियली मूव कर जाता है।
ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट पे आपका स्टोन जो है रस्सी से अलग हो गया, तो स्टोन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, घुमाते घुमाते होता नहीं है हमारा स्टोन जो है रस्सी से अलग हो जाता है। यस, समझ आया सबको? सो स्टोन को आदत पड़ गई थी इस वाले पाथ में मूव करने की, सर्कुलर पाथ में। स्टोन को कैसी आदत पड़ गई थी? सर्कुलर पाथ में मूव करने की। लेकिन एकदम से ही जब झटका लगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। स्टोन को कैसी आदत पड़ी हुई थी? कर्वी लीनियर पाथ में मूव करने की, पर एकदम से जब स्टोन रस्सी से अलग हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब मोशन करते करते उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मोशन करते करते उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इनर्शिया एंड मास? सपोज करो मैंने आपको 2 आयरन के बॉल्स दिए, है ना, आयरन के बॉल्स है। दिस इज बॉल 1, this is made up of iron, and this is ball 2, this is also made up of iron। ठीक है, आयरन के मैंने आपको 2 बॉल्स दिए और मैंने आपको बोला कि वी हैव 2 balls of iron, one is having of mass 1 kg। पहले वाले बॉल का मास कितना है? 1 kg। और दूसरे वाले बॉल का मास मैंने आपको दिया 2 kg। दूसरे वाले बॉल का मास आपको मैंने दे दिया 2 kg। ठीक है, सो अगर मैं आपको पूछूं इनमें से किस बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा तो आप क्या बताओगे? किस बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा? हाँ, 2 का ज्यादा होगा। क्यों? हाँ, इनर्शिया ऑफ बॉडी 2 इज मोर देन बॉडी 1। आपने सुमो रेसलिंग देखी है सबने? सुमो रेसलिंग नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए, सुमो रेसलिंग में क्या होता है, 2 सुमो होते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, है ना, है ना। तो सुमो में जो मोटा होता है, सबसे ज्यादा मोटा होता है, सुमो तो होते ही बहुत मोटे हैं, उनके में बहुत सारा मास होता है, देखते हो ना आप लोग। मतलब उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और एक बार एक सुमो अगर गिर जाता है, मान लो लड़ाई करते करते, तो उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है, उठाना बहुत भारी हो जाता है उस सुमो को। आपने देखा होगा जो लोग मोटे लोग होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मास होता है, वो एक बार गिर जाते हैं ना तो वो जल्दी से खड़े नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो जितना ज्यादा मास है उनका उतना ज्यादा इनर्शिया है, तो वो जल्दी से चेंज नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, है ना। जैसी कंडीशन में होते वो सोचते बस एक बार मान लो लड़ाई करते हुए कोई मोटे लोग गिर जाते तो सोचते मैं जमीन पे ही लेट जाऊं, खड़े ही ना हूं, है ना। ऐसी उनकी टेंडेंसी हो जाती है। ऐसी टेंडेंसी उनकी नहीं होती। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपको अपना वेट कम कर रखना चाहिए, जिससे आप इनर्शिया के काबू में ना आ जाओ, आप हमेशा जल्दी से उसको चेंज कर पाओ, है ना। जिसका ज़्यादा वेट होता है उसको क्यों डॉक्टर बोलते हैं कम कर लो, क्योंकि कई बार आप जल्दी से, मान लो कहीं आपको लग जाएगी, कहीं आप गिर जाओगे, तो आप जल्दी से उस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाओ, है ना। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपने मास को कम रखा करो। चलो, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। सो यहाँ से हमें एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि इनर्शिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that inertia depends on the mass of a body।
जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको आज एक नई चीज पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, मोमेंटम। सुना है किसी ने? हम बोलते हैं ना जनरली कि इस पर्सन का ना मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मतलब ये बहुत फुर्तीला आदमी। आपने फुर्तीला आदमी सुना है? फुर्तीला, हाँ, बोलते हैं ना ये आदमी बहुत ही फुर्तीला है, एकदम फटाफट सब काम कर लेता है, एकदम भाग भी लेता है, फास्ट रनिंग भी कर लेता है, अपना काम भी कर लेता है ना। सो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते? देखो, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, है ना। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन उस बॉडी ने पोजेस किया। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। और मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P सिंबल से, विच इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर किसी बॉडी का मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा हो। सो मोमेंटम डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, वन इज़ योर मास and another is your velocity। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है ना। अब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उनका मास कितना ज्यादा होता है, पता है आपको? आपने इसरो का नाम सुना है? यस सर। सो इसरो से जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, है ना, सो जो सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं उसका मास कितना ज़्यादा होता है? उनका मास होता है टन्स में। आपको पता हो तो, अगर टन्स में उनका मास होता है, टन्स में मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs। सो उनका मास अप्रॉक्सीमेटली टन्स में मतलब 4.5 टन्स, 5 टन्स, 6 टन्स, इस तरह से मास होता है। सो जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, इतने हैवी मास को जब हम लॉन्च करते हैं, हाँ टाइम हो गया क्या? चलो आज हम यहीं पे स्टॉप करते, खाली ये वाला एग्जांपल समझ लो, फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो सैटेलाइट का मास कितना ज़्यादा होता है और उसको हम कितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं कि वो अर्थ सरफेस को क्रॉस करके स्पेस में चला जाता है। ठीक है, तो सोचो मास भी ज़्यादा होता है, सैटेलाइट की वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसका मोमेंटम कितना ज़्यादा होता है, सोचो, है ना। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सूमो का, तो सूमो का खाली मास ही ज़्यादा होता है। सूमो की वेलोसिटी क्या ज़्यादा होती है क्या सूमो की? हाँ, नहीं होती, है ना। सूमो की बात करूं तो सूमो का खाली मास ही ज़्यादा होता है, हाँ, लेकिन वेलोसिटी कम होती है उसकी, है ना। तो मोमेंटम दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज हम क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।
बाय बाय।